नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जो मिस्टर बजट 2020-21 रिपोर्ट कार्ड। इस खास प्रोग्राम की शुरुआत हम आज से कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब भी बजट की बात होती है तब भी बजट से जो उम्मीदें हैं अलग अलग सेक्टर्स की, इसको लेकर के हम बहुत सारे कार्यक्रम आपके लिए पिछले बजट में उससे पिछले साल में लेकर के आते रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स पे आप देख भी रहे होंगे इस तरह के प्रोग्राम्स हैं। उम्मीदें क्या कुछ हैं वित्त मंत्री से इस साल के बजट की। आपको पता है कि बजट की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल जोरों पर हैं। टैक्स पेयर्स के साथ में, दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ में लगातार बातचीत चल रही है। आज भी वित्त मंत्री राज्यों के साथ बातचीत कर रही हैं। 3 बजे ये बातचीत जो है वो शुरू होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर्स मीटिंग वित्त मंत्रालय के लिए, बजट टीम के लिए। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, अगले 1 घंटे में हम इस बात की तो चर्चा करेंगे ही कि क्या कुछ बजट में होने जा रहा है या फिर हो सकता है, या उम्मीदें क्या हैं। लेकिन इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि जो पिछले बजट में, यानी जो ये साल चल रहा है 2020-21, उस बजट में जो वित्त मंत्री ने वायदे किए थे उनका क्या हुआ, वो कहां तक जमीन पर आए हैं। और आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड में एक बहुत बड़ा जो फैसला किया गया था टैक्स चार्टर को लेकर के, फेसलेस असेसमेंट को लेकर के, फेसलेस अपील को लेकर के, वो जारी हो चुका है, जमीन पर आ गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रोग्राम का फोकस क्या है। इस प्रोग्राम का फोकस यह है कि जो बजट 2020-21 में वायदे किए गए, जो भी घोषणाएं की गई, वो जमीन पर कहां तक आई हैं, उसकी हम तफसील से एनालिसिस करेंगे। और साथ ही साथ उस सेक्टर में, जैसे मिसाल के तौर पर आज हम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैक्स में जो उम्मीदें हैं वित्त मंत्री से अगले साल के लिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं वेद जैन साहब, जो कि एक जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं देश के। वेद जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आप बिजनेस लाइन से जुड़े हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। प्रतीक जैन साहब, टैक्सेशन की दुनिया का एक जाना माना नाम, आप एक कंसल्टेंट के तौर पे बहुत सारे प्रोग्राम्स में शामिल हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतीक जी वक्त निकालने के लिए। और आज वित्त मंत्री ने एक ट्वीट करके यह बताया कि जो टैक्स चार्टर व्यवस्था है वो लागू हो चुकी है। तो सबसे पहले चलिए टैक्स चार्टर से ही शुरुआत करते हैं। ईमानदार करदाताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार ने बीते बजट का वायदा पूरा करते हुए टैक्स चार्टर ऑफ राइट्स जारी कर दिया है। इसके साथ ही भारत, यूके, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में शामिल हो गया है, जो करदाताओं के अधिकारों को लेकर के कानून बना चुके हैं। यह चार्टर देश की कर व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने का एक बड़ा माध्यम है। आइए देखते हैं ये हमारी स्टोरी और उसके बाद चर्चा पर वापस लौटेंगे। बजट के अपने वायदे को पूरा करते हुए वित्त मंत्रालय ने इस साल कोरोना महामारी के बीच करदाताओं को न केवल राहत दी, बल्कि इस आपदा को अवसर के रूप में बदल दिया। वित्त मंत्रालय का फोकस इस बात पर है कि टैक्स सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल किया जाए और आयकर विभाग और करदाताओं के बीच एक विश्वास का माहौल कायम किया जाए। वायदे को पूरा करते हुए 13 अगस्त 2020 को ही ये चार्टर जारी कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने खुद इस चार्टर को जारी किया। आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। आयकर विभाग को सभी टैक्स पेयर्स के साथ न्यायपूर्ण और तर्कसंगत रहना चाहिए। टैक्स पेयर्स को ईमानदार मानना चाहिए जब तक कि शक करने की कोई वजह ना हो। टैक्स पेयर्स को अपील और रिव्यू की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। आयकर विभाग को हर टैक्स पेयर को पूरी और सही जानकारी देनी चाहिए। समय से हर प्रक्रिया का निपटारा करना आयकर विभाग की जिम्मेदारी है। टैक्स पेयर्स से टैक्स की सही रकम लेनी चाहिए। हर टैक्स पेयर की निजता का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई जानकारी कॉन्फिडेंशियल है तो उसे सबके सामने उजागर नहीं करना चाहिए। अपने अधिकारियों को जवाबदेह ठहराना भी आयकर विभाग का काम है। शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था करना भी आयकर विभाग का काम है। आयकर विभाग को हर टैक्स पेयर को सही प्रणाली मुहैया करानी चाहिए। समय समय पर आयकर विभाग को सर्विस के स्टैंडर्ड्स और रिपोर्ट्स जारी करनी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीते बजट में देश से वायदा किया था कि आयकर कानून में टैक्स चार्टर की व्यवस्था की जाएगी। We wish to enshrine in the statutes a taxpayer charter. Through this budget, a taxpayer charter is getting institutionalized into the statutes. It's going to be enshrined as a part of our laws.
That's building trust. इस चार्टर के माध्यम से करदाताओं को अधिकार तो मिले, लेकिन साथ में उनसे कुछ उम्मीदें भी हैं। टैक्स पेयर को ईमानदारी से अपनी सही रकम घोषित करनी चाहिए और टैक्स देना चाहिए। टैक्स पेयर को अपनी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर आयकर विभाग से मदद लेनी चाहिए। हर टैक्स पेयर के पास कानून के हिसाब से सही जानकारी होनी चाहिए। टैक्स पेयर को यह पता होना चाहिए कि उसकी तरफ से उसके प्रतिनिधि ने क्या जानकारी दी है। टैक्स पेयर को समय से टैक्स का भुगतान करना चाहिए। चार्टर जारी करते वक्त पीएम मोदी ने देश से अपील करते हुए कहा कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि 130 करोड़ लोगों वाले भारत देश में केवल 1.5 करोड़ लोग ही क्यों टैक्स अदा करते हैं। पीएम मोदी ने देश की जनता से सही टैक्स अदा करने की अपील भी की। उम्मीद की जा रही है कि इस पहल से करदाताओं में विश्वास का माहौल पैदा होगा और वो अपने अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी उचित वहन कर पाएंगे। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आपने देखा टैक्स चार्टर को लेकर के जो वायदा किया गया था उसे ज़मीन पर अब उतारा जा चुका है। गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है इसको लेकर के। खुद प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की इस चार्टर की। आप ही कहें कि ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको आप कह रहे हैं कि पारदर्शी बनाने के लिए जो प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया प्रधानमंत्री ने, और ये भी कहा कि खुद देश को ये समझने की ज़रूरत है या फिर ये इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है कि इतने बड़े देश में इतने कम लोग क्यों टैक्स देते हैं। क्या इसकी वजह यह है कि हम टैक्स पेयर्स पे भरोसा नहीं करते हैं? क्या इसकी वजह यह है कि टैक्स पेयर डरता है थोड़ा सा टैक्स के मामलों में? टैक्स उसको एक उलझी हुई दुनिया लगती है, और इसीलिए क्या जो हमारा जो टैक्स बेस है वो लगातार कई सालों से स्थिर है, बढ़ नहीं पाया है। तो इस पर अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वेद जैन साहब, आपके पास मैं आता हूँ। ये जो टैक्स चार्टर की शुरुआत की गई है, क्या इसे एक विश्वास बनाने के माहौल के तौर पर देखा जाए, एक बड़े कदम के तौर पर देखा जाए? सबसे पहले आपका पहला रिएक्शन लेते हैं टैक्स चार्टर को लेकर के। अजय जी, ये बहुत अच्छा कदम है, और ये मान के जो आपने अभी बात कही, सबसे बड़ा जो था ट्रस्ट डेफिसिट जिसको हम कहते हैं बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कि टैक्स पेयर को ऐसे लगता है कि जैसे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उसके पीछे, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि टैक्स पेयर चोरी करता है, तो उस पर अविश्वास है। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट था दोनों के बीच में, इसको ब्रिज करना सबसे ज्यादा जरूरी था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री जी ने, जैसे अभी आप सुना रहे थे, घोषणा की थी बजट 2020 में कि शी विल कम आउट विद ए चार्टर विच विल बी ए पार्ट ऑफ ए स्टैट्यूट। तो उन्होंने उसी को किया, और उसके बाद वो स्टैट्यूट बना के उस चार्टर को डिक्लेयर किया। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने जब उसको लॉन्च किया था, उन्होंने 3 एस्पेक्ट उसके कहे थे कि ट्रांसपेरेंसी होगी, करदाता के ऊपर विश्वास किया जाएगा, हम ये मान के चलेंगे कि वो ऑनेस्ट है, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को अगर उसके बारे में कोई इश्यू है तो वो उसके साथ वो एविडेंस इकट्ठे कर लाएगा। इससे क्या होगा कि जो टैक्स पेयर और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था वो ब्रिज होने की कोशिश हो रही है। और उसके अंदर अभी आपने जो बहुत सारे कदम उठाए टैक्स चार्टर बना के, कि ट्रांसपेरेंसी होगी कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, क्या कानून लगता है, कैसे उसकी असेसमेंट होगी, कैसे उसकी अपील होगी, उसके अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी आएगी। और इस ट्रांसपेरेंसी आने से टैक्स पेयर के अंदर जो ट्रस्ट जो लगता था कि कभी कभी कि मैं फंस जाऊंगा या मुझे दिक्कत आएगी, वो अब एक अविश्वास की भावना कम हो जाएगी, और जिससे टैक्स कंप्लायंस बढ़ने लगेगा और लोगों को लगेगा नहीं, मुझे अपना टैक्स देना चाहिए, मुझे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन तंग नहीं करेगा, मुझे जाना चाहिए, मुझे रिटर्न फाइल करनी चाहिए, मेरा जो टैक्स बनता है जमा कराऊंगा, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उस बात को मानेगा, और नहीं मानेगा तो वो ट्रांसपेरेंसी में मुझे पता चलेगा कि वो क्यों नहीं मान रहा। तो आपका जो मेरा पहला रिएक्शन आपने जो पूछा कि ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था जो 2020 में एक बजट में वायदा किया था, जिसको कि 2021 में उन्होंने इंप्लीमेंट भी कर दिया। शिशिर जी, हमने जिस तरह से संविधान में देखा है कि हमें नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के कर्तव्य दोनों का ही जिक्र किया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नागरिकों को समझना कि उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्य भी क्या हैं। मेरे ख्याल से जो चार्टर में दिखाया गया इस बार, कानून का हिस्सा बनना चार्टर का, और करदाताओं से अपील कि भाई आप लोग अपने कर्तव्यों का भी पालन कीजिए और अधिकारों को समझिए, कितना इंपॉर्टेंट है ये चार्टर? देखिए अजय, कई बार ऐसा होता है कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं सिटीजन चार्टर और टैक्स पेयर चार्टर के बीच में। अब इसी अंतर को हमें समझना है कि टैक्स पेयर चार्टर एक कानूनी मान्यता प्राप्त एक व्यवस्था है, जिसमें जो बातें कही गई हैं वो कानून सम्मत है, और उसके हिसाब से उस पर कदम उठाए जाएंगे। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।
सिटीजन चार्टर में कहा जाता है कि रिफंड आपको इतने दिन के भीतर दे दिया जाएगा। टैक्स पेयर चार्टर में इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन टैक्स पेयर चार्टर में इस बात का जिक्र है कि आपके साथ सही तरीके से व्यवहार होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपको कानून व्यवस्था में एक कानून सम्मत व्यवस्था में आपको ये भरोसा दिलाने की कोशिश की जाती है कि कर को लेकर के आपको डरने की जरूरत नहीं है, कर व्यवस्था को लेकर के आपको खौफ खाने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए ही है। अगर विभाग के प्रति आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं तो विभाग भी आपसे कुछ अपेक्षाएं रखता है, और यही अंतर है सिटीजन चार्टर और टैक्स पेयर चार्टर के बीच में कि जो करदाता है उसकी क्या जवाबदेही है, कर विभाग है उसकी क्या जवाबदेही है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, और करदाता है उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो दोनों के बीच में एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि भारत उन गिने चुने देशों में से एक है जहां पर टैक्स पेयर चार्टर एक विधि व्यवस्था के तहत जो है वो सहमति के साथ जो है एक व्यवस्था बनाई गई है, और इसका असर सबसे ज्यादा ये होगा कि हम जब बात करते हैं कि 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर रिटर्न भरने वालों की संख्या 7 करोड़ 8 करोड़ है, ये संख्या कुछ भी नहीं है। अगर आयकर देने वालों की बात करें तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग इनकम टैक्स देते हैं, ये संख्या कुछ भी नहीं है। ये संख्या कैसे बढ़े? इस तरह के भरोसे के जरिए जब आपका कर के प्रति डर खत्म हो जाएगा तो आपकी ये संख्या बढ़ेगी, जिसका फायदा अंत में देश को मिलेगा। जी, प्रतीक जैन जी, आपसे भी वही सवाल मेरा कि जिस तरह से हमने देखा चार्टर में ये स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि टैक्स पेयर्स के भी कुछ अधिकार होंगे। मिसाल के तौर पर अगर गोपनीयता रखी जानी है तो उसको रखा जाएगा। तो अगर ये विश्वास जिसका जिक्र वेद जैन साहब ने किया, अगर ये विश्वास बढ़ता है तो क्या हम भरोसा कर सकते हैं कि जो आम करदाता है वो टैक्स सिस्टम पे भरोसा करेगा, सरकार पे भरोसा करेगा, और हमारा ये जो टैक्स बेस है आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगा, जैसा शिशिर जी ने कहा? हाँ, मुझे जैसे इन्होंने कहा, शिशिर जी ने कहा, वेद जैन साहब ने कहा, मुझे लगता है कि काफी अच्छा कदम है। इनफैक्ट हमने तो ये रिकमेंड किया था कि जीएसटी में भी ये टैक्स पेयर चार्टर गवर्नमेंट शुड स्टार्ट थिंकिंग। अब टाइम लगेगा बिल्कुल, जीएसटी काउंसिल ये डिसीजन लेती है, लेकिन बहुत अच्छा कदम है मेरे ख्याल से। धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी देखिए, जब ये आया बिल्कुल पैंडेमिक के बीच में आया, तो अभी कहना बहुत जल्दी होगी कि इसका क्या असर पड़ा है। लेकिन अगर आप देखें, एक तो रिफंड, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूं कि बहुत जल्दी रिस्पांस आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। आप फेसलेस असेसमेंट की आप बात चल रही है, ऑलरेडी लागू हो चुका है। कोई भी अगर चूक होती है रिटर्न फाइल करने में, उसका रेजोल्यूशन जो है वो काफी जल्दी हो रहा है। अगर आप उनसे इंटरेक्ट करें ईमेल से, टेक्नोलॉजी के थ्रू, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं, वर्चुअल हियरिंग्स हो रही हैं, तो असर तो आना शुरू हो गया है। इसमें टाइम लगेगा और बहुत अच्छा कदम है। और टैक्स बेस जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसमें एक बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है, जब हालांकि वो टैक्स पे चार्टर से रिलेटेड नहीं है जी, वो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट आपस में काफी सहयोग दे रहा है एक दूसरे को, और जो डेटा जो जीएसटी डिपार्टमेंट का है वो शेयर हो रहा है इनकम टैक्स के साथ। उससे आप देखें कि बहुत सारे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं वो साथ साथ चल रहे हैं, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे व्यापारी हो सकते हैं जो जीएसटी में कुछ अपना दिखा रहे हैं टर्नओवर, और इनकम टैक्स में कुछ और दिखा रहे हैं, और वो सब जो चीजें हैं वो इससे आयरन आउट होगी। तो मुझे लगता है कि इट्स अर्ली डेज, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जी, जैन साहब, अब मैं चार्टर के जो पॉइंटर्स हैं सर, अब मैं आप उसके ऊपर आता हूं। जो कि चार्टर है वो स्पष्ट तौर पर ये कहता है कि जो टैक्स विभाग है वो कंप्लीट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा, टाइमली डिसीजंस लेगा, और जो सही कर लेना चाहिए नागरिकों से वो लेगा। तो ये हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में डिस्प्यूट्स देखे गए हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से दी जानी चाहिए कानून के तौर पर, कि आपका कानून है क्या, आपको किस तरह से टैक्स भरना चाहिए, आपको लगता है कि ये चार्टर में आने के बाद में विभाग में थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी इस चीज़ को लेकर के आएगी कि वाकई एक फैसिलिटेटर के तौर पर विभाग को काम करना चाहिए टैक्स पेयर्स के लिए? सर नहीं, देखिए, इसका जी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया है, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है 26AS फॉर्म। पहले डिपार्टमेंट में क्या था कि डिपार्टमेंट आपकी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप इकट्ठी करता था, और आप जब रिटर्न भरते थे तो उसके बाद आपसे सवाल पूछता था कि इस रिटर्न में आपने ये नहीं दिखाया, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है। अब डिपार्टमेंट ने कहा है कि हम आपको वर्चुअल ऑनलाइन सिस्टम पे, यानी कि बिल्कुल इंस्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देंगे 26AS में।
आपकी जो जो एक्टिविटी है, जो आपने इनकम कमाई है, जिसपे टैक्स कटा है, ये नहीं कि जिसमें आपका टैक्स कटा है सिर्फ, जो भी आपने गतिविधियां की हैं, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हम आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रिटर्न भरने से पहले आपसे शेयर कर लेंगे, ताकि हमें आपको ये पता लगे कि भाई देखिए ये इन्फॉर्मेशन है, और आप अपनी जब इनकम टैक्स की रिटर्न भरें और उसमें ध्यान रखें कि ये इन्फॉर्मेशन है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी है कि डिपार्टमेंट ये इनकम टैक्स कह रहा है कि ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, देखिए हमारे पास तो ये है आपके लिए, आपके बारे में, आपने ये परचेज किया है, ये आपने सेल किया है, ये प्रॉपर्टी की है, यहाँ आपने निवेश किया है, यहाँ आपने इंटरेस्ट की इनकम ली है, ये आपको सैलरी की इनकम आई है, ये रेंट की इनकम आई है, या आपके साथ यहाँ गतिविधि हुई है कोई आपकी जो मेरे पास ये वर्किंग आई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी है, ताकि आपको पता है कि वर्किंग क्या चल रही है, ये शेयर की है। जो रही कानून की बात, उसमें जो अभी जैसे प्रतीक जी भी कह रहे थे कि इंस्टेंटली अगर आपका रिस्पॉन्स है, आपको दे रहे हैं, क्योंकि ये आज की डेट में टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा यूज हो रहा है कि जो आपने भरा रिटर्न, आपकी प्रोसेसिंग कर दी 2 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, आपको उन्होंने बता दिया कि साहब देखिए आपके यहाँ पे ये मुझे दिक्कत नजर आ रही है, ये मुझे गलती नजर आ रही है, आपको लगता है कि वो नहीं है तो आप उसका जवाब देंगे, तो आपको इंस्टेंटली जवाब आएगा, उसकी वर्किंग आएगी। इसी तरह से डिपार्टमेंट ने कुछ काम आपके लिए कर दिया और आपको वो लग रहा है कि गलत कर रहा है, तो आप उसका इमीडिएटली ईमेल पे और सिस्टम पे आप उसका जवाब देंगे तो वो जवाब देगा। तो ये जो अपने आप में बहुत बड़ा एक जो मैं कह रहा था कि ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन और क्लैरिटी दे रहा है। अभी जो छोटा सा एक इशू में जो इसमें शायद और जोड़ना पड़ेगा कि जो आपने सवाल पूछा थी भाई आज की डेट में टैक्स लॉ की क्लैरिटी के बारे में, इंटरप्रिटेशन के इशू अभी भी बहुत सारे आ जाते हैं कि भाई इस कानून में जो मुझे डिडक्शन है या मेरी इनकम की कंप्यूटेशन है या कोई और इश्यूज है उसको कैसे किया जाए। और जब कानून बनने लगता है नया तो उसके अंदर कुछ चैलेंजेस आते हैं कि 1 या 2 या 3 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो उस व्यवस्था के बारे में भी मुझे ऐसे लगता है कि डाउन द लाइन, क्योंकि अब ये शुरू हो गया है, कि जल्दी ऐसा सिस्टम आ जाएगा कि भाई आप अपने इंटरप्रिटेशन के बारे में भी आप सरकार से या टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से कह सकते हैं कि साहब इसके बारे में क्लैरिटी आप दे दीजिए। और जब जल्दी से जल्दी जितनी क्लैरिटी आएगी उतने डिस्प्यूट कम होने शुरू हो जाएंगे। अब चैलेंज क्या होता है कि कानून बना, जैसे बजट में कानून बनाया, 1 साल वो कानून बनने के बाद रिटर्न भरते हैं तो उसके बाद क्लैरिफिकेशन आते हैं तो कई बार चैलेंज होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि व्यवस्था शुरू हो गई है क्योंकि टैक्स पेयर चार्टर आ गया जिसमें ये वायदा किया गया है, तो डाउन द लाइन वो भी एक इशू आ जाएगा कि जो जो इशू जहां जहां इंटरप्रिटेशन के इशू हैं, सीबीडीटी या जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है और फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो बहुत जल्दी स्पष्टीकरण देगी ताकि उसके अंदर विवाद कम से कम हो। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है और इसी से मैंने जो शुरू में कहा था जो विश्वास है दोनों में बढ़ेगा। क्योंकि देखिए मैंने सोचा कि मुझे 10 रुपए की एग्जम्पशन मिलनी चाहिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा मेरे कानून के हिसाब से 8 मिलनी चाहिए। तो ये 8 और 10 का जो डिफरेंस है कहीं ना कहीं ये ब्रिज होना चाहिए। अगर वो स्पष्टीकरण आ जाए कि आप जो 10 सोच रहे हैं वो इस हिसाब से सोचते हैं, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन 8 सोचता है, तो इसका क्या ठीक होना चाहिए, उसका अगर स्पष्टीकरण जल्दी से जल्दी आ जाएगा तो टैक्स विवाद भी कम होंगे। अगर टैक्स विवाद कम होंगे तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि फिर विश्वास बढ़ जाएगा एक दूसरे के अंदर। जो मैं कह रहा हूं आप कह रहे हैं वो एक ही लाइन के ऊपर होंगे। ये मेरा मानना है। तो जो इन्फॉर्मेशन है सर, यानी कम्युनिकेशन दोनों ही तरफ से वो बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्स के मामले में कि आपका टैक्स कितना बनता है, आप बिल्कुल सही तरीके से ईमानदारी से विभाग को बताएं और जो आपका वाजिब टैक्स है वो अदा करें। साथ ही साथ जो टैक्स विभाग है वो कानून के तहत जो पेचीदगियां हैं जिनमें आम आदमी फंस जाता है, करदाता फंस जाता है, इसीलिए डरता है कि उसके साथ कुछ जवाब तलब या पूछताछ हो सकती है। कम्युनिकेशन अगर दोनों ही तरफ से ठीक ढंग से होगा तो ये समस्या काफ़ी हद तक सुलझेगी। शिशिर जी, आप थोड़ा सा पिक्चर में आते हैं। आपने सिटीजन चार्टर का जिक्र किया था तो मुझे प्राइवेसी का मामला जो है वो याद आ रहा है। जिस तरह से लोग कह रहे हैं भाई हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, टैक्स पेयर चार्टर में भी लोगों को ये कहा गया कि साहब आपके प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है टैक्स सिस्टम में बिजनेसेस की, इंडिविजुअल्स की जो प्राइवेसी है उसको बरकरार रखना है सर? देखिए, निजता का सम्मान करना तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी तक आयकर कानून में इस बात की जरूर व्यवस्था की गई है कि जो कुछ भी असेसी है उसकी कोई भी जानकारी पब्लिक ना की जाए। समय समय पर यह बात आती भी रही है, कई लोगों ने आरटीआई के जरिए जानने की कोशिश की लेकिन वो जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। हालांकि अदालतों में जरूर दी जाती है क्योंकि वो कानून व्यवस्था के तहत जो कानूनी कार्रवाई की बात है। अब सवाल ये उठता है कि जब आप कोई भी जानकारी, जैसे आपके खिलाफ मान लीजिए कोई जांच शुरू होती है, कोई पड़ताल शुरू होती है,
अगर आप एक कारोबारी हैं, एक बिजनेसमैन है, बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है जो आपके कॉम्पिटिटर को एज दे सकता है, और ये हमेशा कोशिश में रहेंगे लोग कि आपकी वो जानकारी किसी तरह से ऐसा पता चल जाए जिससे कि वो आपके खिलाफ वो एज ले सके। ये सिटीजन टैक्स पेयर चार्टर में इस बात का बहुत खास तौर पर जिक्र किया गया है। जो पंक्ति है अगर आप उसे देखें कि अगर किसी तरह की पूछताछ, जांच या कार्रवाई की जरूरत पड़ती है तो विभाग इसमें पूरी सतर्कता बरतेगा और करदाता की ओर से दी गई जानकारी का खुलासा नहीं करेगा। क्योंकि ये कानून सम्मत व्यवस्था है, इसीलिए लीक होने की सूरत में जैसे कहते हैं ना कि एक फुल प्रूफ सिस्टम आपके पास, एक सॉलिड सिस्टम आपके पास है। फुल प्रूफ नहीं कहना चाहिए, एक सॉलिड सिस्टम आपके पास है। दूसरी बात आप ये भी देखिए कि जब हम फेसलेस अपील और फेसलेस असेसमेंट की बात करते हैं, जहां पर कर विभाग के अधिकारी और करदाता के बीच में सिर्फ आभासी दुनिया में संपर्क होता है, और वो भी ईमेल के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए, तो ऐसी सूरत में निजता का सम्मान करना थोड़ा सा हो सकता है कि चैलेंजिंग हो जाए। कुछ जानकारियां ऐसी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि उस लूप होल को भी प्लग करने का इंतजाम जो है वो इस सिस्टम में दिया गया है। प्रतीक जैन साहब, इनडायरेक्ट टैक्स साइड में सबका विश्वास स्कीम हमने देखी, सरकार लेकर के आई। डायरेक्ट टैक्स साइड में विवाद से आगे एक तरह से मुझे एग्जैक्ट उसका अभी ध्यान नहीं आ रहा है। तो ये जो दोनों स्कीम्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में जो लेकर के आई गई हैं, अब आपको लगता है कि आगे जाते हुए चार्टर्स का अगर वाकई सम्मान किया गया विभाग की ओर से और नागरिकों को पर्याप्त सूचनाएं दी गई, विवाद से विश्वास, जी मुझे ध्यान आया, तो सबका विश्वास और विवाद से विश्वास, अगर ये जो दोनों स्कीम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट साइड में लेकर के सरकार आई तो उसकी ज़रूरत कम पड़ेगी मेरे ख्याल से, और ईमानदार टैक्स पेयर पे भरोसा करना शायद वही एक सबसे बड़ा फोकस है सरकार का। जी हाँ, पहली बात ये दोनों स्कीम, जो स्कीम जो इंडायरेक्ट टैक्स में सर्विस टैक्स और एक्साइज में लेके आए, वो काफी सक्सेसफुल रही। इनकम टैक्स वाली स्कीम में भी डेटा आया नहीं है, अभी चल रही है स्कीम, तो लेकिन वो भी जो हम सुन रहे हैं काफी सक्सेसफुल होने की बात चल रही है। और एक गवर्नमेंट ने काफी ये इंडिकेट कर दिया है कि ऐसी स्कीम बार बार आएंगी नहीं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हर साल आप एक ऐसी स्कीम लेके आए और फिर जो ईमानदार करदाता है वो सोचे कि भाई हमने क्यों टैक्स पे कर दिया टाइम पे। ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करने की बात है, बहुत सारे जो कोर्ट के ऊपर प्रेशर था उसको कम करने की बात है। अब हमने ये भी रिकमेंड किया है कि इस साल बजट में कस्टम्स ड्यूटी वाली में भी ऐसी कोई स्कीम लेके आए पहले, क्योंकि एक्साइज और सर्विस टैक्स ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं, इनकम टैक्स कवर कर चुके हैं, कस्टम्स में भी बहुत सारी लिटिगेशन है, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स हैं, बहुत तरीके की लिटिगेशन है, उसको लेके आया जाए। और अगर होपफुली वो आ गया तो उससे कुछ रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को मिलने की उम्मीद है, और एक क्लीन स्लेट से फिर जो व्यापारी हैं अपना काम शुरू करेंगे। और जैसे जैसे ये टैक्स पेयर चार्टर, मैं आपसे सहमत हूं कि जैसे जैसे टैक्स पेयर चार्टर मैच्योर होगा और ये अगर ट्रस्ट जो टैक्स पेयर और टैक्स जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ट्रस्ट बढ़ेगा, तो इस तरह की स्कीम की जरूरत कम से कम होगी आने वाले सालों। बिल्कुल सही कहा आपने, और जो अदालतों पे बोझ है वो भी कम होगा, और यही वजह है कि जो ईमानदार टैक्स पेयर है उस पर विश्वास करना, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि हम कैसे टैक्स व्यवस्था को सरल से सरल बना पाएं, वही उद्देश्य है इस पूरे प्लेटफॉर्म का, नए प्लेटफॉर्म का। और चार्टर के साथ साथ फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील, जिसका जिक्र अभी शिशिर जी ने किया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस प्लेटफॉर्म पर जो दो स्कीम्स हैं, फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील, उसका असर क्या पड़ा है और जमीन पर ये योजनाएं कैसे काम करेंगी, चर्चा उस पर करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2020-21 का रिपोर्ट कार्ड। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ
कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2020-21 रिपोर्ट कार्ड। हम इस प्रोग्राम में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो बजट में घोषणाएं की गई थी वो ज़मीन पर कहां तक पहुंची हैं। और आज सुबह ही वित्त मंत्रालय ने यह ट्वीट करके बताया है कि देश में जो टैक्स चार्टर है उसको लागू कर दिया गया है। फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील की भी व्यवस्था लागू हो गई है। तो जिस तरह से आपको पता है कि जो वित्त मंत्री ने बजट 2020-21 में इस बात का जिक्र किया था और इसको अगस्त में ही लागू किया गया। अपील की जो शुरुआत है वो सितंबर में लागू हुई। तो ये जो व्यवस्था है उसका मकसद देश के ईमानदार टैक्स पेयर्स को सम्मान देना और टैक्स कलेक्शन और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फेसलेस अपील्स के तहत सभी आयकर अपील का फेसलेस माहौल में फेसलेस ही होगा, यानी टैक्स अधिकारी के समक्ष करदाता की व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी नहीं है। आइए देखते हैं ये छोटा सा पैकेज, उसके बाद फिर चर्चा पर वापस लौटते हैं। साल 2020-21 के बजट में वित्त मंत्री ने ईमानदार करदाताओं पर भरोसा जताते हुए उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। टैक्स सिस्टम को और बेहतर बनाने और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जिसमें फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स चार्टर की शुरुआत की गई है। क्या है फेसलेस असेसमेंट व्यवस्था? इस व्यवस्था के तहत करदाता और आयकर विभाग के अधिकारी का आमना सामना नहीं होगा। अब कंप्यूटर से यह तय होगा कि कौन सा टैक्स असेसमेंट कौन करेगा। यहाँ तक कि असेसमेंट से निकला रिव्यू भी किस अधिकारी के पास जाएगा ये किसी को पता ही नहीं होगा। वैसे तो आयकर अपील के मामलों की सुनवाई पूरी तरह से फेसलेस होगी, लेकिन कुछ मामलों में वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बात की जा सकती है। साथियों, कोशिश ये है कि हमारी टैक्स प्रणाली सीमलेस हो, पेनलेस हो, फेसलेस हो। सीमलेस यानी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हर टैक्स पेयर को उलझाने के बजाय समस्या को सुलझाने के लिए काम करे। पेनलेस यानी टेक्नोलॉजी से लेकर रूल्स तक सब कुछ सिंपल हो। फेसलेस यानी टैक्स पेयर कौन है और टैक्स ऑफिसर कौन है, इससे मतलब ही नहीं होना चाहिए। फेसलेस असेसमेंट से क्या फायदे हैं? इससे टैक्स के मामले को तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा टैक्स पेयर्स और ऑफिसर्स के बीच इंटरफेस कम होगा। नई व्यवस्था के तहत धोखाधड़ी, बड़ी टैक्स चोरी जैसे मामलों को छोड़कर दूसरे सामान्य केस फेसलेस असेसमेंट के जरिए ही निपटाए जाएंगे। सरकार के मुताबिक इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आसानी होगी। फेसलेस असेसमेंट के साथ ही 25 सितंबर 2020 से फेसलेस अपील की भी शुरुआत हो चुकी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक फेसलेस अपील से न केवल करदाताओं को काफी सहूलियत होगी, बल्कि निष्पक्ष और न्याय संगत अपील आदेशों को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके साथ ही आगे के मुकदमेबाजी भी कम हो जाएगी। इसके साथ ही आयकर विभाग के कामकाज में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में भी सहायता मिलेगी। सीबीडीटी के आंकड़ों के मुताबिक आज की तारीख में विभाग में आयुक्त अपील के स्तर पर करीब 4.6 लाख अपील लंबित हैं। इनमें से लगभग 4 लाख अपील यानी कुल अपीलों में से करीब 88% अपील का निपटान अब फेसलेस अपील व्यवस्था के तहत किया जाएगा। इसके साथ ही आयुक्तों की कुल वर्तमान संख्या के 85% का उपयोग फेसलेस अपील की व्यवस्था में होगा। कैसे होगी फेसलेस अपील? अब आयकर अपील के अंतर्गत अपील के ई आवंटन, नोटिस, सवालों के ई संचार, ई वेरिफिकेशन, ई इंक्वायरी से लेकर के ई सुनवाई और आखिर में अपीलीय आदेश के ई कम्युनिकेशन यानी सब कुछ अपील की प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। इसके तहत अपीलकर्ता और विभाग के बीच किसी भी तरह की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके तहत करदाताओं या उनके परामर्शदाताओं या अधिवक्ताओं और आयकर विभाग के बीच आमने सामने बैठकर कोई वार्तालाप नहीं होगा। करदाता अपने घर से ही सारे कागजात पेश कर सकते हैं और इस तरह से अपने समय और संसाधनों को बचा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखा कि 1 फरवरी को ये ऐलान किया गया वित्त मंत्री की ओर से कि देश में ई असेसमेंट या फेसलेस ई असेसमेंट सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। 13 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की, इसका ऐलान किया और सभी लोगों से अपील की कि इसका पालन किया जाए। और साथ ही साथ अगर हम अपील की बात करें तो अपील की जो व्यवस्था है वो 25 सितंबर से शुरू हो गई। जैन साहब को मैं पिक्चर में लाना चाहता हूँ। जैन साहब, आपसे ये समझना चाहते हैं
कि सभी दर्शकों को थोड़ा सा आप ये समझाने की कोशिश करें कि अभी असेसमेंट होता कैसे है और फेसलेस से पहले असेसमेंट की दुनिया किस तरह से नज़र आती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग असेसमेंट होता क्या है वो जानते नहीं हैं, और उसके बाद अगर ये ई असेसमेंट होगा तो फिर कैसे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बदल जाएगा। जैन साहब। अजय जी, मैं आपको थोड़ा सा इस व्यवस्था के बारे में आपको बता दूं पहले कि इनकम टैक्स में ओवर ए पीरियड कैसे कैसे हमारी वो आगे प्रोग्रेस हुई है और कैसे कैसे हमने चेंज किया है। हमने 1961 में ये नया कानून इनकम टैक्स का बनाया था और जो उस समय करदाता थे सभी को फिजिकल रिटर्न भरनी पड़ती थी और लगभग हर रिटर्न नक्शा भरने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बुला के उस रिटर्न को वेरीफाई करते थे, उसे सवाल जवाब करते थे, उसके बही खाते चेक करते थे, उसकी स्क्रूटनी करते थे, सब करते थे। जैसे जैसे टैक्स पेयर बढ़ते चले गए, टेक्नोलॉजी में थोड़ी इंप्रूवमेंट होती चली गई, तो सरकार ने इस फिजिकल के बारे में जो रिटर्न दी उसकी कोई सेलेक्टिव स्क्रूटनी शुरू करी कि हम लगभग पहले 15% करते थे, फिर 10% करना शुरू किया, फिर 5% करना शुरू किया, फिर 2% किया। लेकिन होती फिजिकल थी कि आपको ऑफिसर का नोटिस आता था, खुद जाना पड़ता था, बाहर वेट करनी पड़ती थी, आपको अपने बही खाते लेके जाने पड़ते थे, आपके एविडेंस लेके जाने पड़ते थे और जो भी इंक्वायरी होती थी उसको अफसर नोटिस भेजते थे, वो भेजते थे। तो ये चलना शुरू हो गया। 2004-05 के बाद जैसे जैसे कंप्यूटर पे रिटर्न जानी शुरू हुई तो उसके बाद अभी 2018 में एक ई असेसमेंट का प्रोसीजर शुरू हुआ। ई असेसमेंट में क्या होता था कि आपको जाना नहीं है, आपके पास सवाल जवाब आएंगे, आप उसके बारे में भेज देंगे, लेकिन आपको ऑफिसर का पता है, वो ऑफिसर आपको चिट्ठी लिखता था, अपना नाम बताता था और बताता था और जरूरत पड़ती थी तो वो बुला सकता था। लेकिन ई असेसमेंट का मतलब यह था कि थ्रू ईमेल और थ्रू ऑनलाइन आप उसके डॉक्यूमेंट भेज सकते थे। अब जो व्यवस्था की गई है वो की है फेसलेस, जिसमें आपको नहीं पता कि आपका असेसिंग ऑफिसर कौन है किसी भी तरह से। तो ये एक फिजिकल असेसमेंट, एक ई असेसमेंट और एक फेसलेस असेसमेंट। तो फिजिकल में तो ऑफिसर के पास आप खुद जाते थे, ई असेसमेंट में जाते नहीं थे, तो पेपर ऑनलाइन भरते थे, लेकिन आपको पता है कौन सा ऑफिसर है, किसके पास फाइल चल रही है, क्या वो जवाब हो रहे हैं। अब उसको देखते हुए कि विश्वास बढ़े दोनों में, तो ये एक फेसलेस किया गया है जिसके अंदर आपको न जाने की जरूरत है, ना आपको पता आपका ऑफिसर कौन है और वो ऑफिसर बदल सकता है। कौन है, दिल्ली की बंबई हो सकती है, बंबई की पुणे हो सकती है, पुणे की बेंगलोर हो सकती है, बेंगलोर की चेन्नई हो सकती है, आपको पता नहीं है, वो फेसलेस असेसमेंट है। तो आपको अपने ऑफिसर के बारे में कुछ नहीं पता। तो जो ह्यूमन बिहेवियर, जो पर्सनल कॉन्टैक्ट के जो इश्यू थे वो सब खत्म हो गए हैं। अच्छा, उसमें होता क्या है, देखिए अल्टीमेटली जो आपने रिटर्न भरी है, नक्शा भरा, उसकी वेरिफिकेशन ही करनी है। तो वेरिफिकेशन करने में आपको एक अननोन से आपको फेसलेस एक लेटर आता है ऑनलाइन कि ये है, आपके बारे में हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, इस के बारे में स्पष्टीकरण चाहिए। आप उसके कागज भेज देते हैं ऑनलाइन, अगर वो कागज ठीक निकलते हैं तो एक्सेप्ट हो जाता है। मेरा ऐसा अनुभव है कि जो नया प्रणाली शुरू की गई है, 90% से ज्यादा केसेस में, क्योंकि छोटी छोटी क्वेरियां होती हैं, आपने कुछ बात को कुछ तरह से लिखा, उन्होंने समझा कि भाई ये पिछली साल से मैच नहीं करता, या जो आपने दूसरी कार्रवाई की है उसे मैच नहीं करता, आपने भेज दिया लिख के कि ये रिकंसाइल ऐसे होता है, वो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये कुछ 5 या 10% केसेज ही ऐसे रह जाते हैं जिसमें लगता है कि आप दोनों के बीच में विवाद हो सकता है, जो आप कह रहे हैं वो नहीं मान रहा, जो आप वो कह रहे हैं आप नहीं मान रहे हैं। अब उसके बाद एक अपील होती थी जिसे हम कमिश्नर ऑफ अपील पे जाके करते थे, वो भी फिजिकल होती थी। उसमें आपकी फिर वहां फिजिकल पर्सनली जाना पड़ता था, आर्ग्यू करना पड़ता था, उसके सामने वेट करनी पड़ती थी, टाइम लगाना पड़ता था, फिजिकल डॉक्यूमेंट फाइल करने शुरू होते थे। अब उस व्यवस्था को भी फेसलेस अपील कर दिया है, तो जिसमें आपका डिपार्टमेंट का विवाद है, उस विवाद को भी खत्म करने के लिए उन्होंने उसको फेसलेस अपील कर दी है। जो आपका विवाद है वो आप विवाद के बारे में अपनी स्पष्टीकरण देंगे, अपने कागज भेजेंगे, एविडेंस भेजेंगे, कमिश्नर अपील उसको कंसीडर करेंगे, समझेंगे, और उसको लगता है कि भाई आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो आपको मान लेंगे, और नहीं मानेंगे तो फिर उसका फैसला होगा उसी आधार पर होगा। तो ये अपने आप में एक कर प्रणाली को बहुत सीधा करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। मैं एक और बात अभी जोड़ दूं, जो अभी पहले आप थोड़ा सा ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, विवाद से विश्वास में सरकार ने एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट को खत्म करने की कोशिश की है। साथ ही साथ कानून में 2017 में एक नई प्रणाली भी डाली है कि विवाद कम से कम हो। उसमें एक टैक्स पेयर को यह ऑप्शन दिया गया है कि जब आप एक असेसमेंट होके आती है, उसमें आपकी बात जो है अगर वो ऑफिसर ने नहीं मानी है, या उसमें आपका कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई कैलकुलेशन में एरर थी, जो गलती थी, आप अगर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, टैक्स उसका जमा करा देते हैं, तो आपके ऊपर उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होगी।
ये परमानेंट एक स्कीम एक्ट के अंदर डाल दी है सरकार ने, क्योंकि पेनल्टी के जो प्रोविजन है, बहुत सारी अपीलें इसलिए होती थी कि टैक्स पेयर को डर लगता था कि अगर मैं इसकी एडिशन को नहीं अगर मान लूंगा तो मेरे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो सरकार ने अब ये कहा है कि आपने कोई इनकम अंडर रिपोर्टिंग की है, मिस रिपोर्टिंग नहीं की है, अंडर रिपोर्टिंग की है, मेरा आपका कोई इंटरप्रिटेशन का विवाद है, या मैंने जो खर्चा किया जिसका मुझे एविडेंस नहीं मिला लेकिन मैंने खर्चा एक्चुअल में किया है, या मेरी कैलकुलेशन और आपकी कैलकुलेशन में कोई विरोध है आपस में, लेकिन मैं अगर डिपार्टमेंट की कैलकुलेशन को मान लेता हूं जो ऑफिसर ने की है और मैं उसका टैक्स जमा करा दूंगा, तो उसके बाद कोई पीनल प्रोविजन नहीं होगा। ये एक परमानेंट सॉल्यूशन सरकार ने एक्ट के अंदर ही डाल दिया है, एक नया सेक्शन डाल के 270A एंड 270AA, जो ऑलरेडी एक 2017-18 से लागू हो गया है। तो अभी जो असेसमेंट होकर आती है और आपको लगता है कि आपकी बात में, जैसे मैं कह रहा था, इंटरप्रिटेशन का कोई इश्यू है, आप अगर उस बात को मान लेते हैं सरकार की और टैक्स जमा कराते हैं तो आपका विवाद खत्म हो जाएगा। तो ये परमानेंट स्कीम है। मेरा ऐसा मानना है ऐसी स्कीम एक्ट में लाना अपने आप में अच्छी बात है। विवाद जितना कम करेंगे तो दोनों पक्षों को, चाहे वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हो और या टैक्स पेयर हो, दोनों के हित में होता है। और उसी में जो आपका टॉपिक फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील में, मेरा ऐसा मानना है कि 90% की केसेस असेसमेंट के स्टेज पे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपका दोनों का विवाद खत्म हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी। जो 5 से 10% केसेस अपील में जाएंगे, वो फेसलेस अपील में, उसमें से भी 60-70% मेरा ऐसा मानना है वो विवाद वहां खत्म हो जाएंगे। तो ताकि जो आगे विवाद का जो लिटिगेशन का जो दायरा है वो बहुत कम हो जाएगा। लिटिगेशन का अगर दायरा कम होता है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, टैक्स पेयर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सरकार को भी मदद मिलती है। जी, दोनों पक्षों को मदद मिलती है। सरकार का टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि टैक्स पेयर को भी पता है कि अगर उसने कहीं गलती की तो सरकार के पास सारा डाटा है, मुश्किल हो जाएगा उसको डिफेंड करना। जैन साहब, आपने इतना विस्तार से बताया, मुझे लगता है बहुत ही सरल तरीके से आपने समझाया कि किस तरह से ये व्यवस्था लागू होगी। उसका मैं एक बार धन्यवाद आपका कहना चाहता हूँ। शिशिर जी, हमने देखा कि जब डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल किया गया गवर्नेंस में, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हुए, चाहे वो राशन कार्ड डुप्लीकेट बनते थे उसका एलिमिनेशन हो, या फिर जो सेवाएं हैं ई गवर्नेंस की वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुँच पाएँ। मुझे लगता है वही डिजिटल इंडिया का जो फ़ायदा है वो टैक्स सिस्टम में भी लागू किया जा रहा है। लेकिन क्या विभाग इसके लिए तैयार है एक्सेप्ट करने के लिए, ऑनलाइन जाने के लिए, डिजिटल जाने के लिए? कितनी प्रिपेयर्डनेस आपको दिखाई देती है अगर टैक्स पेयर डिपार्टमेंट की बात करें तो? देखिए, पहले तो मैं जैन साहब को धन्यवाद भी कहना चाहूंगा, और फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील के बाद अब फेसलेस पेनाल्टी भी आ गई है। तो यानी कि ये पूरा एक सिस्टम जो है, फेसलेस अरेंजमेंट आपके लिए कर दिया गया है, जिससे कि विवाद का निपटारा जो है वो हो जाए, और जो कुछ भी दंड की भी बात है, जो आखिर में 5-7% की बात है, वो फेसलेस पेनाल्टी में भी उसकी सुनवाई हो सकती है और वहां पर भी उसके निपटारे में सहूलियत होगी। तो एक कंप्लीट जो है, जिसको कहते हैं ना, पैकेज जो है वो आपके सामने उपलब्ध है। अब रहा सवाल डिजिटल का। देखिए, मुझे याद आता है कि जब कंप्यूटर आया था तो लोगों के अंदर एक बड़ा खौफ था कि ये बहुत ही परेशानी पैदा करेगा, इससे ये दिक्कत होगी, इससे वो दिक्कत होगी। ज्यादातर लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इससे नौकरी चली जाएगी। आज के दिन में जब पूरा का पूरा फेसलेस सिस्टम शुरू हो गया है, तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम में भी एक रेसिस्टेंस है। उनको लगता है कि इससे हमको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर आप टैक्स पे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, जैसा मैंने आपसे शुरू की पंक्ति कही थी कि कर एक डर है और कर विभाग में जाने का खौफ होता है, ये हमको बदलना है। ये कैसे बदलेंगे? ये बदलने में आपकी काफी हद तक मदद आपके लिए डिजिटल कर सकता है। और जो बात जैन साहब ने कही वो बहुत ही बारीक बात है कि आपकी सारी जानकारी कर विभाग के पास है। अब आप ये सोच करके चलें कि आपने खर्चा कर दिया। देखिए, आपको याद करिए, आधार आपके पास है। कई लोग ऐसे हैं कि हमारे देश में 2-2, 3-3 पैन कार्ड भी लेकर के चलते हैं। तो जब पैन और आधार के बीच में लिंकेज की बात की गई थी, तो उसके पीछे पर्पस यही था कि आधार आपकी एक विशिष्ट पहचान है, एक यूनिक आइडेंटिटी है, और पैन जो आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी, उन दोनों को मर्ज कर दिया जाए। पिछले साल बजट में इंटरचेंजेबिलिटी को भी अलाउ कर दिया गया, यानी कि आप आधार का इस्तेमाल वहां भी कर सकते हैं जहां पे पैन की जरूरत है। ये क्यों किया गया? ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आयकर विभाग के पास हो। अगर आप अपने काम में स्पष्ट हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अलग बात है कि आपके अंदर एक हमेशा डर बना रहता है कि हम पता नहीं, लेकिन डर तभी बनता है जब आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डिजिटल व्यवस्था आने से आपकी जानकारी विभाग के पास ज्यादा है, आपके पास विभाग से संपर्क करने का माध्यम ज्यादा आसान हो गया है, और जो एक डर की बात थी, वो डर जो आयकर विभाग जाकर के, आयकर विभाग के दफ्तर में जाकर के जो डर की बात थी, वो खत्म हुई है।
तो इन सब का फायदा यही होगा कि आयकर दाता का जो कर चुकाने की चलन है, कर चुकाने की जो प्रवृत्ति है, वो देने में उसे किसी तरह का जिसे कहते हैं ना डर सा नहीं रहेगा कि पता नहीं हम जो दे रहे हैं वो कम है या क्या होगा, इसके आगे कुछ क्या होगा, इसके आगे क्या परेशानी होगी। ये सारी अगर हमने उसको विश्वास दिला दिया तो वो ज्यादा से ज्यादा कर चुकाएगा, ईमानदारी से कर चुकाएगा। आप देखिए 1.5 करोड़ लोग कर देते हैं 130 करोड़ में। अगर ये संख्या सोचिए अगर 4 करोड़ पे पहुंच जाए, 3 करोड़ पे पहुंच जाए, तो आप सोचिए कि आपकी कमाई कितनी हो जाएगी। इस साल का जैसे कि 2020-21 का नेट जो है वो लगभग 16 लाख करोड़ का है। आप सोचिए यदि ये संख्या बढ़ जाए तो ये रकम कितनी पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। जैन साहब, आपका अनुभव किस तरह से रहा? हालांकि आप डायरेक्ट साइट को, इनडायरेक्ट साइट्स को डील करते हैं, लेकिन असेसमेंट और अपील की बात करें तो इन सब का फेसलेस होना, चाहे वो डायरेक्ट साइड में हो या इनडायरेक्ट साइड में हो, कितना फर्क पड़ता है? एक फिजिकल अपीयरेंस और एक ई असेसमेंट में कितना अंतर हो जाता है? देखिए, कंसेप्चुअली 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात कि जितना आप फिजिकल इंटरफेस कम करेंगे टैक्स डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के बीच में, वो उतना विश्वास बढ़ेगा इफेक्टिवली, बिकॉज करप्शन कम होगा और बहुत सारी तमाम चीजें हैं जो एक डर की भावना है वो कम होगी, जैसे शिशिर सिन्हा बोल रहे थे अभी। ये एक प्रोसेस है, ये काफी इरिवर्सिबल सा प्रोसेस है। इसमें जैसे कि कंप्यूटर की बात की, अगर आप हम लोग जब छोटे थे काफी साल पहले, तो बैंक का पैसा निकालना, पैसा जमा करना, ये सब एक एक्सरसाइज होता था। लोग 2-3 घंटे रोज बैंक में लगाते थे। अब वो सब नहीं होता, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब एटीएम आ गए, आप पैसे निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट ने कैश को डिस्करेज किया, टेक्नोलॉजी से आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, तो काफी चीजें चेंज हो गई। मुझे लगता है फेसलेस असेसमेंट से बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। कस्टम्स में भी फेसलेस असेसमेंट आ गया है सितंबर से। कुछ पोर्ट्स पे पहले स्टार्ट किया उन्होंने और फिर बाकी पोर्ट्स पे इन्होंने लागू किया, लेकिन इसमें अभी बहुत काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें आपको टीदिंग इश्यूज जो शुरू के जो है वो बहुत आने वाले हैं। चाहे छोटे व्यापारियों के लिए कम आएंगे, बड़े व्यापारियों के लिए बहुत ज्यादा आएंगे। अभी कस्टम्स में हमने देखना शुरू किया है, बहुत सारी समस्या आ रही हैं, पोर्ट्स पे डिले हो रहा है, बहुत क्लैरिटी नहीं है पोर्ट्स के ऑफिसर्स को कि कैसे इसको करना है। मुझे लगता है इनकम टैक्स में जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए इतना आसान नहीं होगा शायद ये, क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। अगर आप पिछले 8-10 साल में कोई एक ऑफिसर या ग्रुप ऑफ ऑफिसर उनका असेसमेंट कर रहा है, क्या बिजनेस है, क्या उनके खर्चे हैं, उसको सब पता है। अब वो जो चीज है वो किसी और को बिल्कुल शुरू से देखना पड़ेगा। इसमें ये देखने की जरूरत है कि बैक एंड पे कितना कम्युनिकेशन हो रहा है ऑफिसर्स के बीच में। क्या वो पुराने जो ऑफिसर हैं उनसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा है या फिर से समझने की कोशिश कर रहा है? क्या आपके पास ऐसे सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं कि उनको जो इश्यूज, फॉर एग्जांपल अगर पावर सेक्टर के लिए जो इशू है वो जो ई कॉमर्स के इश्यूज से कंप्लीटली डिफरेंट होंगे, तो अब आपको ऐसे, और जैसे आप बाहर जाके देखें तो सेक्टर एक्सपर्ट्स होते हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स विभाग के साथ में जी इंटरैक्ट करते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, मुझे लगता है कि ये अगर सक्सेसफुल हो गया, और इसमें हालांकि टाइम लगने वाला है, तो इसको आप छोटे व्यापारियों के लिए आप एक फेसलेस असेसमेट कर सकते हैं, बोथ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। क्योंकि अब देखिए, अब आप इनकम टैक्स रिटर्न में आपने जीएसटी का डेटा मांगना शुरू कर दिया है, तो अगर सर छोटे व्यापारी सब 5 करोड़ से कम के, उसके लिए आप सिर्फ एक रिटर्न कर दें, इनकम टैक्स और जीएसटी का कंबाइंड रिटर्न, और एक ही ऑफिसर उसका असेसमेंट करे, और मुझे लगता है ये हो सकता है। इसमें ऑफ कोर्स इश्यूज होंगे, जीएसटी काउंसिल को भी व्यू लेना पड़ेगा और कुछ वो सब डिस्कशंस होने पड़ेंगे, बट वो जो है वो क्लियर सक्सेस होगा इस प्रणाली का कि कैसे उसको आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप आगे तब्दील कर सकें। तो मुझे लगता है इनिशियल डेज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है ये, लेकिन इसमें बहुत काम करने की जरूरत है, और ये अगले 1-2 साल में पता लगेगा कि ये कितना सक्सेसफुल हुआ। आपने सही कहा, कुछ टीदिंग प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन आपने जो ये एक तरह से प्रस्ताव रखा है, सिफारिश की कि इंटीग्रेशन किया जाना चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो अब शेयर हो रही है, तो क्या असेसमेंट में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक शायद वेलकम सजेशन है। जैन साहब, हमने देखा पिछले दिनों या पिछले साल 1-2-3 साल की हम बात करें तो एक कॉन्सेप्ट शेल कंपनीज़ का था, वो एक बहुत बड़ा इशू था सरकार के लिए। बड़ी संख्या में शेल कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ किया गया, उनको कैंसिल किया गया, और शिशिर जी ने कहा कि जो लिंकेज हुआ पैन कार्ड और आधार का, उसके ज़रिए काफ़ी संभव हो पाया है।
आपको लगता है कि ये जो चार्टर है, फेसलेस अपील, या फिर ये जो ट्रांसपेरेंसी करने की कोशिश कर रही है सरकार, उससे ऐसी गतिविधियों पर लगाम लग पाएगी, शेल कंपनी बनना या फिर उसका इस्तेमाल करना ब्लैक मनी इकॉनमी को जनरेट करने में? सर अजय जी देखिए, जब से डिजिटाइजेशन हुआ है और कंप्यूटर का यूज हो रहा है, ये काम लगभग असंभव हो जाएगा। देखिए, जितना भी एक पीरियड ऐसा है जिसमें फिजिकल और डिजिटल का दोनों का मिक्सअप किया और लोगों ने उसका कहीं ना कहीं टैक्स पेयर ने उसका कोई एडवांटेज ले लिया, जिसको हम कहते हैं कि मिस एडवेंचर कर लिया, और जो आज की डेट में मुझे लगता है सभी ऐसे लोगों को मुश्किल हो रही है, और वो सभी आज की डेट में टैक्स नेट में आ गए हैं, क्योंकि डिजिटल ने अब उस डाटा माइनिंग करके उन सब चीजों को निकाल लिया है। अब देखिए क्या है कि जो सबसे बढ़िया जो प्रणाली फेसलेस असेसमेंट की है, जिसे हम फेसलेस कहते हैं या ई असेसमेंट कहते हैं जी, उसको, और जो अभी प्रतीक जी आप कह रहे थे, देखिए आपको जब ये ऐसा फेज आता है तो ये ट्रांजिशनल फेज होता है, और मेरा ऐसे मानना चलना पड़ेगा कि जब हम फेसलेस असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो इसके 3 एस्पेक्ट आएंगे। एक क्षेत्र होगा वेरिफिकेशन का। बहुत ज्यादा टैक्स पेयर के केस में तो सिर्फ देखिए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करेगा कि आपने जो इनकम दिखाई है, जो आपने अपनी एसेट्स दिखाई हैं, जो आपके नॉन सोर्सेज के हिसाब से जो हमारे पास डाटा है उससे वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं सैलरी वाले, कभी फिक्स डिपॉजिट बना ली किसी बैंक में, कहीं निवेश कर दिया, उसकी इनकम को नहीं डिक्लेयर किया, अपना फॉर्म नंबर 16 से भर दिया। अब वो असंभव हो गया, क्योंकि वो डाटा बैंकों से आपने कितना इंटरेस्ट मिला, आपने कहीं निवेश किया, वहीं से डिविडेंड आया, कोई डिबेंचर लिए, कहीं और किया, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो सारा डाटा आ गया। एक तो एस्पेक्ट हो गया ये जो वेरिफिकेशन का, जो बड़ा आसान हो गया। एक क्षेत्र ऐसा है जो अभी प्रतीक जी बात कर रहे थे, जो कह रहे हैं कि भाई ये मुश्किल हो जाएगा टैक्स ऑफिसर चेंज करना। ट्रांजिशनल फेज है, ये मान के चलिए कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने आप को इसमें गियर अप करेगा। अब जब वो असेसमेंट करने लगेगा और उसकी स्क्रूटनी में उठाएगा रिटर्न को, चाहे वो कितना ही बड़ा टैक्स पेयर हो, तो वो ये सोच सकता है कि मुझे अगर पावर सेक्टर की कुछ वेरिफिकेशन करनी है तो ये 10-12 जो रिटर्न पावर सेक्टर की हैं, एक ये फील्ड ऑफिसर जो पावर में स्पेशलाइज करेंगे, वो डेस्क बना दिया, उन्हीं के पास जाएंगे और वही उसकी फेसलेस असेसमेंट करेंगे। इसी तरह से मुझे पता लगा कि कोई एक और एरिया है जिस एरिया के अंदर मुझे कोई शुगर वालों की कुछ वेरिफिकेशन करनी है और शुगर इंडस्ट्री के 8-10 लोग हुआ है, तो वो होगा, तो वो अपने आप में उस ऑफिसर्स के पास सारा डाटा होगा, कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, वर्किंग होगी और वेरिफिकेशन करेंगे। ये एक स्पेशलाइज हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजिशनल फेज में अल्टीमेटली स्क्रूटनी इस लाइन पर जाएगी। और जो तीसरा एरिया होगा वो आपने जो बताया शेल कंपनी वगैरह, कि वो एरिया आइडेंटिफाई करना कि जहां पर लोग टैक्स सिस्टम के अंदर वीकनेस निकाल के उस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि आपने एक बहुत शेयर कैपिटल बढ़ा ली, आपने कोई लोन ले लिए, तो वो एबनॉर्मलिटी जो नजर आएगी कि आपके पास इतने सारे लोन आ रहे हैं, आपके पास इतनी सारी शेयर कैपिटल आ गई, या आपने बैलेंस शीट में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई कमीशन के खर्चे बोगस डाल दिए, या आपको लगा कि आपके ट्रैवलिंग के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं आलमी साधन के। ये मैं इन दोनों के बीच में एक सेक्टर स्पेसिफिक हो गया, एक वेरिफिकेशन प्रोसेस हो गया, एक ये जिसे हम कहते हैं कि जिसे मिस एडवेंचर लोग करते हैं कंसीलमेंट करने के लिए, ब्लैक से व्हाइट, व्हाइट से ब्लैक करने की जो स्कीम होती है, ये एरिया हो जाएगा। ये एक अलग एक स्क्रूटनी का हो जाएगा, और ये फेसलेस में अल्टीमेटली सीबीडीटी और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में स्पेशलाइज करेगा कि इन एरिया को ऐसे ऐसे बांट दिया जाए, और वही उन्हीं के डेस्क पे लगेगा जो इन लोगों की वेरिफिकेशन करेंगे। जैसा और जी मेरा फॉलोअप लगभग असंभव हो जाएगा करना आगे के लिए। मुझे एक फॉलोअप क्वेश्चन इसमें था कि अपील में ये कहा गया है कि जो गंभीर धोखाधड़ी के मामले हैं, संवेदनशील और तलाशी से जुड़े मामले हैं जो आयकर विभाग करता है, या फिर इंटरनेशनल टैक्सेशन और जो ब्लैक मनी लॉ से संबंधित जो मामले हैं, वो शायद फेसलेस अपील में नहीं जाएंगे। मुझे लगता है कि सरकार जो थोड़ा सा जो गंभीर मामले हैं, हालांकि उसमें भी शायद डिस्कशन होगा कि किसको आप सीरियस मानेंगे किसको नहीं, लेकिन उसको शायद अलग रखा गया है। उसमें तो आपको फिजिकली शायद प्रेजेंट होना ही होगा, मतलब उसका भी प्रावधान है। जो गड़बड़ियां करने की सोच रहे हैं उनको भी अभी भी डरने की जरूरत है कि उनको पेश होना पड़ सकता है। जैन साहब, देखिए फेसलेस का मतलब ये नहीं है कि आप गड़बड़ी कर सकते हैं और बच के निकल जाएंगे। फेसलेस में भी आप पकड़े जाएंगे और जवाब नहीं होगा आपके पास में। आपको मैं दिखा दूं कि आपने ये इंटरेस्ट की इनकम इस बैंक से इतनी ली है और आपके पास जवाब नहीं है, तो आप पकड़े जाएंगे। तो जो गंभीर मामले सरकार ने इस स्टेज पे अलग रखे हैं, उसका कारण क्या है
कि इन केस में इन्वेस्टिगेशन में कभी कभी आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने पड़ सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट सीजर में आए हैं वो दिखाने पड़ सकते हैं कि साहब हमारे पास ये डॉक्यूमेंट आपके सीजर में, आप इसका क्या जवाब देंगे। तो सर क्योंकि ट्रांजिशनल फेज है और सरकार ये नहीं चाहती कि ये जो कॉम्प्लेक्स इशू हैं, जो कि आपके बाहर इंटरनेशनल टैक्सेशन के इश्यूज हैं, जो आपके कहते हैं कि फॉरेन से कोई बैंक अकाउंट के रिलेटेड इश्यूज हैं, उसमें आपको या सरकार को कोई एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को कहीं पे गलती नहीं हो जाए। तो ट्रांजिशनल फेज है। मेरा ऐसा मानना है इनके, क्योंकि अभी ये सेंसिटिविटी है इन केसेस में, जहां स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी करने पड़ सकते हैं, ऑफिसर को बुला के उसको एग्जामिन भी करना पड़ सकता है, कुछ और मटेरियल भी देखना पड़ सकता है, तो इस वजह से इनको आगे रखा है। लेकिन ओवर ए पीरियड मेरा ऐसा मानना है ये इश्यूज भी बहुत कुछ लिमिटेड इश्यू में ही रह जाएंगे और सरकार ये कहेगी हम उसी इश्यू में इसको फिजिकल करेंगे जहां की हम स्पेशल परमिशन देंगे कि इसकी फिजिकल करने की जरूरत है। अदरवाइज तो सारा फेसलेस हो जाएगा, करने के इश्यू का अंदर आ जाएगा। लेकिन एक चीज जो हमें फेसलेस में थोड़ी सी मान के चलनी पड़ेगी, जो बात की बात है, फेसलेस में फेस टैक्स पेयर को अपने टैक्स ऑफिसर का फेस नहीं पता है, लेकिन ये मान के चलना पड़ेगा कि टैक्स ऑफिसर को टैक्स पेयर का फेस पता है, क्योंकि जब उसके पास पेपर आता है तो उसको पता है कि इसका पेपर किसके पास आ रहा है, कि किसकी रिटर्न मेरे पास आई हुई है। तो उसके बारे में ये कहना कि फेसलेस वन साइड एक बार के बारे में है, लेकिन ऐसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो मुझे ऐसे लगता है ओवर ए पीरियड आगे चल के कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसे भी आएगा जो फेसलेस दोनों साइड से फेसलेस हो जाएगा। शिशिर जी मुस्कुरा रहे हैं। शिशिर जी आपसे अंतिम सवाल इस प्रोग्राम में ये है कि जो ब्लैक मनी एक दुधारी तलवार होती है टैक्स डिपार्टमेंट को, जिस पे चलना होता है, देश के विकास के लिए आपको टैक्स भी संग्रह करना है, कलेक्शन करना है, तो ईमानदार टैक्स पेयर्स को आपको भरोसा दिलाना है, लेकिन जो गड़बड़ियां कर रहे हैं साहब उन पर नकेल भी कसनी है। तो ये बैलेंस स्ट्राइक करना काफी मुश्किल होता है शायद डिपार्टमेंट के लिए, और ये चैलेंज लगता है बना ही रहेगा चाहे आप फेसलेस में जाएं या ना जाएं। शिशिर जी बिल्कुल, देखिए, और मैं वेदचंद साहब ने जो सुझाव दिया है मैं उसी का एक समाधान ये कर दूं कि जैसे एग्जामिनेशन में कोडिंग होती है उसी तरीके से कोडिंग का कुछ अरेंजमेंट करना होगा, और तब जाकर के शायद वो फेसलेस ऑफिसर भी जो है वो शायद नहीं जान पाएगा कि एसएससी कौन है, क्या है। खैर, ये एक दूर का विषय है, मैं बहुत ज्यादा उसमें अपनी दखल नहीं रखता हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। रहा सवाल ब्लैक मनी का, देखिए ब्लैक मनी को लेकर के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, बहुत सारी जिसे कहा जाए सख्ती बढ़ती गई है। परेशानी यह है कि हमारा देश जुगाड़ का देश है। आप एक कानून बनाते हैं, कोई उसका तोड़ निकाल ले आता है, और तोड़ निकाल करके, जैसे जीएसटी की बात आप सोचिए, जीएसटी लागू हुए 4 साल हुए हैं। बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं कि फेक इनवॉइसेस के इतने सारे केसेस हो गए हैं। जब पूरा का पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, जब पूरा का पूरा सिस्टम आप एक पोर्टल पे जाकर के रिटर्न फाइल करते हैं, सब कुछ एक चेन बना हुआ है, वहां पर भी पता चला कि फेक इनवॉइसेस कितने केस हो गए कि पिछले 2-3 महीने में हमने उस पर काफी कार्रवाई होती हुई देखी। परेशानी ये है कि कानून बनाते हैं, कानून की जो खामियां होती हैं, जो उसमें कमी होती है, वो कमियों पे जो समाधान निकाला जाता है वो काफी लंबे समय में निकलता है, और उसका नुकसान ये होता है कि उससे काफी हमें परेशानी पड़ती है। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेशन और तुरंत कार्रवाई करके उस लूपहोल को अगर हम प्लग करें, तब जाकर के आप इस काले धन की समस्या से निपट सकते हैं। नहीं तो परेशानी यह है कि आप कानून बनाएंगे, कानून तोड़ने वाले आपसे एक कदम आगे हो सकते हैं, आपको उनको प्रियम्प्ट करना है। बहुत बिल्कुल सही आपने कहा शिशिर जी। प्रतीक जी, लास्ट कमेंट आपसे, किस तरह से अगर मान लीजिए साइबर फ्रॉड होते हैं, इस व्यवस्था को लेकर के उसमें कुछ दखल करने की कोशिश करते हैं, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं आगे आने वाले भविष्य को इस पूरे सिस्टम के? देखिए, मुझे लगता है कि 2-3 चीजें होने वाली आगे चलने में। पहली बात कि टेक्नोलॉजी का जो दखल है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जैसे शिशिर जी भी बता रहे थे अभी कि भाई टेक्नोलॉजी ड्राइव करेगा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को, और वो तभी होगा जब गवर्नमेंट और जो टैक्स कम्युनिटी है, टैक्स पेयर्स है, वो साथ में उस पर काम करेंगे। जीएसटी की वजह से जो डेटा है आपके पास अब जो अवेलेबल है, वो बहुत ही बड़ा डेटा लेक है, और उस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है आज की डेट में। डेटा एनालिटिक्स पे काम हो रहा है, फ्रॉड एनालिटिक्स पे काम हो रहा है, ये जो फेक इनवॉइसेस के जो चीजें बता रहे हैं शिशिर जी, बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजी से निकल के आई हैं। आप देखिए जीएसटी में ना एक वेंडर रेटिंग का सिस्टम था कि हम वेंडर को डिपेंडिंग ऑन उसके कंप्लायंस से, जो रिटर्न टाइम पे भरे हैं कि नहीं भरे हैं, टैक्स पेमेंट टाइम पे किया कि नहीं, उसकी रेटिंग हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो वो भी शायद कुछ महीनों में उपलब्ध होगा। तो लोग ऐसे वेंडर के साथ नहीं डील करेंगे
जो टैक्स कंप्लायंट नहीं है। तो ये धीरे धीरे आने वाले सालों में बहुत पिछले कुछ सालों में चेंजेस हुए हैं और आने वाले सालों में और होंगे। और ये मुझे लगता है कि 3, 4, 5 साल बाद जो है आप एक नई दुनिया में टैक्स सिस्टम होगा जो अभी है फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो करदाता की बात कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये 3, 4, 5 करोड़ जरूर हो जाएगा अगले कुछ सालों। प्रतीक जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, लीड पार्टनर विद PwC इंडिया, इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शिशिर सिन्हा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आप वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, बिजनेस लाइन, इस प्रोग्राम में समय निकाल करके आए, शुक्रिया आपका। और वेद जैन साहब जाने माने टैक्स एक्सपर्ट इस देश के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस पहले प्रोग्राम में हमने देखा कि वित्त मंत्री ने जो ये वायदा किया था बजट में, वो अब जमीन पर आ चुका है। टैक्स चार्टर लागू हो चुका है, ई असेसमेंट व्यवस्था लागू हो चुकी है, फेसलेस अपील की भी व्यवस्था लागू हो चुकी है। इस तरह के बड़े फैसले जो जमीन पर आ चुके हैं, वो रिपोर्ट कार्ड लेकर के हम लगातार इस कार्यक्रम में आपके साथ पेश होते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।